कैपिटलिज्म या पूंजीवाद, आपने इन शब्दों को कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, कभी किसी नेता के मुंह से या फिर न्यूज पर, और कहीं ना कहीं तो आपने किताबों में भी जरूर देखा होगा। अब इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि कैपिटलिज्म पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह बनी है, जबकि बाकी के सोचते हैं कि ये विचारधारा या आइडियोलॉजी हमारी धरती के विनाश के लिए जिम्मेदार होगी। अब इनमें से कौन सा सच है और कैपिटलिज्म का दूसरा पहलू क्या है? क्या पूंजीवाद ने दुनिया में सुधार किया है या पूंजीवाद एक विचारधारा है जिसने दुनिया को तबाह कर दिया है? पूंजीवादी विचारधारा की सफलता और असफलता क्या रही है, या फिर सबसे जरूरी ये कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आखिर है क्या? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब दें, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम आपको यह बता दें कि कैपिटलिज्म कितना सफल रहा या असफल हो गया। चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कैपिटलिज्म होता क्या है। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म शब्द कैपिटल से आया है, जिसका मतलब होता है पैसा या किसी भी प्रकार की वेल्थ। चाहे आपके पास मकान हो, जमीन पर कारें हो, वो आपकी कैपिटल है। पूंजीवाद एक ऐसा समाज है जहां हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, लेकिन उसे अपनी कैपिटल के मुताबिक रिटर्न मिलता है। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा कैपिटल होगा उसे सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। मूल रूप से पूंजीवाद एक विचारधारा है जो निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, जहां प्रोडक्शन के साधन जैसे भूमि, खेत, कारखाने और इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर होती हैं। कैपिटलिज्म एक तरह की विचारधारा का नाम है जो ह्यूमैनिटी सोशलिज्म से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के फेवर में है। कैपिटलिज्म में भावनाओं से ज्यादा पैसा कमाने पर जोर दिया जाता है। कैपिटलिज्म इंडस्ट्री एवं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से इंस्पायर्ड था। आपको बता दें कि पूंजीवाद का जन्म अमेरिका में हुआ था। अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया और इसे इसके अंतिम छोर तक लेके गया। कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसे हर देश अपनाना चाहता है, परंतु ये बहुत मायने रखता है कि उस देश की स्थिति क्या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि यही सफलता और असफलता को डिटरमाइन करती है। आपको बता दें कि पूंजीवाद का संबंध इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होता है। यह इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बल देता है और यह मशीनीकरण की प्रोडक्ट मानी जाती है। पूंजीवाद एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो मनी और वैल्यू सिस्टम के नाम से भी जानी जाती है। लेबर डिवीजन एवं वर्कर्स के बदले मशीनों के विकास पर बल दिया जाना कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का ही एक रूप है। किसी भी राष्ट्र का उसकी पूंजीवाद की ओर झुकाव उसके डेवलपमेंट की स्थिति को जरूर दर्शाता है, लेकिन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या आइडियाज हर एक समाज की सर्कमस्टेंसेस के अनुरूप नहीं होते। इसका एग्जाम्पल हम शीत युद्ध के दौर में देख सकते हैं। रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी वह दूसरे देशों से हथियार और दूसरे सामग्री खरीदता था, जिससे उसका राजकोष का सारा धन उसमें ही खर्च हो जाता था, जिससे उसकी सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल सिस्टम पूर्ण रूप से बिखर चुकी थी। इसी का अनुभव करते हुए मिखाइल गोर्बाचोव ने शीत युद्ध का समापन किया और सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेटेड हो गया। किसी भी राष्ट्र के लिए उसका औद्योगिक एवं तकनीकी विकास काफी मायने रखता है, लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए यह काफी जरूरी है कि नीति का पालन तभी किया जाए जब उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत हो। तो दोस्तों, ये तो थी बात कि कैपिटलिज्म है क्या। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। पॉजिटिव ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का सबसे बड़ा सफल विचार डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में सभी को अपना कारोबार शुरू करने की आजादी है, यहाँ तक कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और हर साल बहुत सारे नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं। ये व्यवसाय एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे डिसेंट्रलाइज्ड है। अब देखिए कि इससे होता क्या है कि वे एक दूसरे के साथ compete करते हैं, जिससे मार्केट में रोज नई इनोवेशंस आती हैं। दूसरी ओर सोवियत संघ जैसे साम्यवादी समाजवादी देशों में सब कुछ सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सभी मेजर प्रोडक्शन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल का केवल एक बिंदु है और वो है सेंट्रलाइजेशन। ये बात तो हम सभी समझते हैं कि टॉप के कुछ लोगों के लिए देश के सभी प्रोडक्शन मीन्स को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका की जीत का ये एक बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि सोवियत संघ की सेंट्रल प्लानिंग की वजह से उनका विकास अमेरिकी तुलना में बहुत कम था। जब कैपिटलिज्म में असंख्य डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो वे खुद को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करेंगे। अब उन्हें यहाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है, यानी कि प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए व्यवसाय बेहतर काम करना चाहिए। वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनना चाहेंगे, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिले। तो इस तरह कैपिटलिज्म एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जो इनोवेशन को ट्रिगर करता है। इस इनोवेशन की वजह से पिछले 100 से 200 सालों में पूंजीवाद में हमने तकनीकी विकास का एक ऐसा स्तर देखा है जो मानव इतिहास के 2000 सालों में नहीं देखा था। इसका सबूत आप खुद ही देख लीजिए कि कार, हाईवे, जहाज, इंटरनेट, कंप्यूटर,
और कैमरा सभी का आविष्कार पिछले 100 से 200 सालों में ही हुआ है। पूंजीवाद के पक्षधर लोगों का ये भी तर्क है कि इसकी वजह से पिछले 50 साल में ग्लोबल स्तर पर गरीबी में कमी आई है, लोगों का शिक्षा स्तर बढ़ा है और समग्र जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है। पूंजीवाद का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि यह सभी को सपने देखने देता है। अगर आप भी चाहें तो टॉप पर पहुंच सकते हैं। सभी के पास टॉप पर पहुंचने का मौका है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप भी गौतम अडानी या एलन मस्क जैसे बन सकते हैं, जबकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम में आपके लिए इतना अमीर बनना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक कंज्यूमर के पास जीवन के हर पहलू में ज्यादा ऑप्शन होते हैं। अब अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो एक समय था जब टेलीविजन पर सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, जिसे सरकार चलाती थी। लेकिन जब टेलीविजन क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन के लिए खोल दिया गया था और एक मुक्त बाजार था, आज आपके पास कई ऑप्शंस हैं। टीवी पर इतने सारे चैनल्स हैं, आपकी पसंद कई गुना बढ़ गई है, आपका एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ गया है। इसने कई दूसरे क्षेत्रों को भी इसी तरह इफेक्ट किया है। बहुत से लोग कैपिटलिज्म के इन लाभों की सूची देंगे जिनके बारे में हमने आपको बताया था, और बिना एक दूसरे विचार के इस विचारधारा को बढ़ावा देंगे। वे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसके कई एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। वास्तव में उनमें से कुछ इतने हानिकारक हैं कि वे दुनिया को खत्म कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नेगेटिव्स ऑफ कैपिटलिज्म, एकाधिकार या मोनोपोली। पूंजीवाद का पहला फेलियर मोनोपोली और इनकम इनइक्वालिटी है। यह सच है कि कैपिटलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने की आजादी है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है कि बिजनेस आपस में मर्ज हो जाते हैं। बड़े बिजनेस अक्सर छोटे बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं। यहाँ यह पॉसिबल है कि एक बिजनेस अपने सारे कंपटीशन को खरीद ले और सिर्फ एक कंपनी बन जाए। अगर कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो एक कंपनी पूरे सेक्टर पर शासन करती है और इसे मोनोपोली कहा जाता है। यह अक्सर कैपिटलिज्म में देखा जाता है। एक बार जब कोई कंपनी कैपिटलिज्म स्थापित कर लेती है तो यह कंज्यूमर के लिए टेरिबल होता है, क्योंकि कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। यह कंज्यूमर का शोषण भी कर सकती है। जैसे आजकल भारत में कई लोगों का मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में जियो का लगभग एकाधिकार हो गया है और दूसरी कंपनियां उसका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। पूंजीवाद में इस्तेमाल किए जाने वाला एक और मुहावरा है एक्वायर और ऑब्टेन। मान लीजिए कि आप एक झील में मछली हैं, या तो आप दूसरी मछलियों को खाकर बढ़ते हैं या बड़ी मछली आपको खा जाएगी। कैपिटलिज्म इसी तरह का काम है। या तो आप अपना विकास करने के लिए दूसरी कंपनियों को एक्वायर करना शुरू कर दें, या कोई बड़ी कंपनी आपको एक्वायर कर लेगी। क्या आपको याद है कि जबोंग एक कंपनी हुआ करती थी जिसे मिंत्रा ने एक्वायर किया और मिंत्रा को बाद में फ्लिपकार्ट द्वारा एक्वायर कर लिया गया। आज एकाधिकार कही जाने वाली कंपनियां दूसरी कंपनियों को एक्वायर करके ऐसी हो गई हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक को एकाधिकार माना जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जो दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक के अंडर आते हैं। इंटरनेट की दुनिया में गूगल का एकाधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यूट्यूब, जिसके जरिए आप ये देख रहे हैं, गूगल के अंडर है। एंड्रॉइड का स्वामित्व गूगल के पास है। गूगल मैप्स, गूगल शॉपिंग, गूगल पे और गूगल लोन वास्तव में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने 241 कंपनियों को एक्वायर किया है। बढ़ती असमानता। अब देखिए, ये जो कैपिटलिज्म है ये इनइक्वालिटी पैदा करता है, जहां अमीर लोगों और अमीर कंपनियों के पास सारी दौलत है और छोटे बिजनेसेस हकीकत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। थ्योरी के हिसाब से कैपिटलिज्म में कंपटीशन है, लेकिन वास्तव में छोटे व्यवसाय इन मोनोपोलिस्टिक जायंट्स के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं। पिछले 30-40 सालों में जब से नवोदारवाद विचारधारा ने विश्व स्तर पर वापसी की है, दुनिया भर में आय असमानता तेजी से बढ़ रही है। 2017 में यह बताया गया था कि टॉप 1% लोग अब दुनिया में जनरेटेड 82% नई दुनिया पर कंट्रोल रखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर 42 लोगों के पास दुनिया की आधी आबादी के बराबर संपत्ति है। वह 3.5 अरब लोग सामूहिक रूप से मालिक है। यह संभव ही नहीं है कि ये 3.5 अरब लोग बेहद आलसियों और इन 42 लोगों ने ही इस अमीरी को पाने के लिए कड़ी मेहनत की हो। मेहनत का सीधा संबंध नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था इसी तरह का काम करती है। जिनके पास धन है वे बहुत आसानी से और ज्यादा बना सकते हैं। या तो छोटी मछलियां खाओ और बढ़ो, या कोई बड़ी मछली तुम्हें निकल जाएगी। गरीबी घेरा। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीब लोगों के पास निवेश करने के लिए पूंजी नहीं है। अगर उनके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो उनके लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल होगा। वे अपनी शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च करने में सक्षम नहीं होंगे और आखिर में वे धन का क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसका मुकाबला करने के लिए कई देशों की सरकारें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। पूंजीवाद की अगली विफलता और शायद सबसे बड़ा फेलियर पर्यावरण विनाश और सामाजिक विनाश रही है। एक तरफ पिछले 100 सालों में गरीबी दर में भारी गिरावट आई है और साक्षरता और शिक्षा दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्हीं 100 सालों में हमने जो पर्यावरण विनाश देखा है वह 2000 सालों में नहीं देखा गया। यहाँ तक कि संपूर्ण मानव इतिहास में
वनों की कटाई, बायोडायवर्सिटी के गायब होने और बढ़ते क्लाइमेट चेंज की गति अनप्रिडिक्टेड है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूंजीवाद में कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे पर फोकस करती है। वे वनों की कटाई के ग्लोबल इफेक्ट्स के बारे में चिंतित नहीं है, जब तक वे अपना मुनाफा प्राप्त करते रहेंगे और अमीर होते रहेंगे। लाभ की ये लालसा न केवल हमारे ग्रह को नष्ट कर रही है, बल्कि ये हमारे समाज पर भी जबरदस्त प्रभाव डाल रही है। ब्रेन वॉश करने वाले ऐड। ये सच है कि कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस हैं। वे यह चुनने के लिए आजाद हैं कि वे किस कंपनी से क्या खरीदना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कंपनियां हम पर विज्ञापनों की बमबारी करती है। इनसे पूरे समाज में मानसिकता बदल जाती है। विज्ञापनों में यह दिखाया जाता है कि केमिकली ऑल्टर्ड, प्रोसेस्ड, फैटी बर्गर आपके लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसे खाएंगे तो आप खुश रहेंगे। और जब आप अपने आसपास कई बर्गर स्टोर्स को इन बर्गर को बेचते हुए देखेंगे, जब आपके दोस्त और परिवार के सदस्य यहाँ खाना चाहेंगे, जो आखिर में आपके मोटापे की वजह बनेगा। अमेरिका में 34% एडल्ट्स मोटापे से पीड़ित है। उन देशों की सूची में जहाँ कैंसर की दर बहुत अधिक है, अमेरिका नंबर 5 में है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है, जहां फास्ट फूड जैसे शक्कर पेय के ब्रांड को एक मुक्त बाजार दिया गया है। वे जो चाहे बेच सकते हैं और विज्ञापन चला सकते हैं। वे जो चाहते हैं दिखा रहे हैं, सब मुनाफा कमाने के चक्कर में। दरअसल कंपनियों में मुनाफा कमाने के लिए उपभोक्ता को ऐसी चीजें खरीदने के लिए गुमराह किया जाता है जो उनके लिए हानिकारक थी। लोगों को जिन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी मांग विज्ञापनों ने पैदा कर दी। इसका प्रमुख उदाहरण तंबाकू और शराब कंपनियां हैं। वे ऐसे विज्ञापन चलाते हैं जो लोगों को यह महसूस कराते हैं कि उनका प्रोडक्ट उन्हें प्राउड महसूस कराएगा और उन्हें समाज का सम्मान मिलेगा। लेकिन हर उदाहरण इतना चरम नहीं है। उसने उपभोक्तावाद यानी कि कंज्यूमरिज्म को भी जन्म दिया है। आप 50 साल पहले के बारे में सोचो। एक आम आदमी को क्या चाहिए था? एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान जीवन जीने के लिए समाज ने क्या आवश्यक समझा? एक घर, एक सिक्योर नौकरी और अच्छा खाना। आजकल आपको समाज में एक सम्मानजनक स्तर पर और कितनी चीजों की आवश्यकता है? आपको एक घर, एक कार, एक मोबाइल फोन, कम से कम 10 नए कपड़े और जूते चाहिए। और हर साल या 2 साल में आपको नए कपड़े लेने की जरूरत होती है, तभी आपको समाज में सम्मानित स्तर पर माना जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, 50 साल पहले आपके दादा दादी और परदादा परदादी के पास कितने कपड़े और कितने जोड़ी जूते थे? ये कैपिटलिस्ट सिस्टम लोगों को या और वो सब कुछ खरीदने के लिए मजबूर करती है। जितना ज्यादा आप बेहतर खरीदते हैं, आपके पास जितनी ज्यादा नई चीजें हैं, वे आपके लिए अच्छा है। नवीनतम आईफोन, नवीनतम कार मॉडल, जितना ज्यादा आप खरीदते हैं और जितना ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं, उतना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। यह सिस्टम इन्फिनिटी कंजप्शन के मॉडल पर काम करती है। जितने ज्यादा लोग खरीद सकते हैं, वो उतनी चीजें खरीदते हैं, लेकिन वास्तव में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और यही वजह है कि हम पूंजीवाद के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण का विनाश देख रहे हैं। यह सिस्टम प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपकी इनसिक्योरिटीज पर हमला करती है। अगर आपकी त्वचा सांवली है तो फेयरनेस क्रीम खरीदें। अगर आप कम बालों वाले हैं तो ये लेजर उपचार खरीदें। अगर आपके होंठ, नाक और चेहरे किसी ऐसी ही टॉप सेलिब्रिटी की तरह नहीं है तो ये नई सर्जरी खरीदें। अगर आपका कद छोटा है तो लंबे होने के लिए इस नए ड्रिंक को खरीदें। तो दोस्तों, ये तो थी बात कैपिटलिज्म की। अब आइए बात करते हैं कि ये कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी में कैसे काम करता है, डेमोक्रेसी के लिए कितना सही है और कितना नहीं। पूंजीवाद और लोकतंत्र और आखिर में कम्युनिज्म की तुलना में पूंजीवाद ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के लिए बेहतर अनुकूल रहा है। कम्युनिस्ट देशों में अक्सर तानाशाही होती रही है, लेकिन पूंजीवाद ने लोकतंत्र के साथ अच्छा काम किया और फला फूला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूंजीवाद में तानाशाह नहीं थे, लेकिन जनरल तौर पर पूंजीवाद का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। लेकिन इस सिस्टम की नाकामी ये विचारधारा तब दिखाती है जब कंपनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं और उनके पास इतनी दौलत हो जाती है कि वे सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ऐसे मामलों में कंपनियां आसानी से सरकारों को रिश्वत दे सकती हैं, सरकारों को खरीद सकती हैं और यहाँ तक कि चुनावों में हेरफेर करने में भी मदद कर सकती हैं। कंपनियों को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। अगर उन्हें लगता है कि किसी विशेष राजनेता के जीतने पर उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा तो वे उस राजनेता को धन देंगे और उनके चुनाव अभियान का समर्थन करेंगे। यह सार्वजनिक रूप से हो सकता है, जिसे अमेरिका में लॉबिंग के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिका में कानूनी है। भारत जैसे देशों में यह बहुत स्पष्ट नहीं है। खास तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के पास होने के बाद से कौन सी कंपनी किस राजनीतिक पार्टी को फंडिंग कर रही है हमें पता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर सभी कंपनियां उस राजनीतिक दल को जीतने में मदद करेंगी जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा देगा। यह भ्रष्टाचार सभी पहलुओं में काम कर सकता है और हर देश के लिए बहुत हानिकारक है। कंपनी उन्हें वन भूमि बेचने के लिए मजबूर करने के लिए सरकार को पैसे दे सकती है और सरकार उसका पालन करेगी। कंपनियां नियमों को इस तरह से बदलने के लिए कह सकती हैं कि भले ही नागरिकों को नुकसान हो, कंपनियों को फायदा हो, सरकार पालन करेगी। सरकार मूल रूप से कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन जाएगी। यह अक्सर अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ एक आरोप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।